हेलो एवरीवन। ईसा छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में 16 महाजनपदों में से 4 महत्वपूर्ण राज्य मगध, वत्स, कोसल और अवंती सामने आते हैं, जिसमें से मगध सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त करता है। मगध की डिटेल जो है, सबसे पहली जो डिटेल है वो अथर्ववेद में दी गई है। इसके अलावा ऋग्वेद में कोई ख़ास उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ, कीकट या किराट नामक जाति के शासक ब्रह्मगंध उसकी डिटेल है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। तो ये वेदों में सबसे पुराना उसका उल्लेख है, लेकिन इसके अलावा किसी और शासक की डिटेल मगध में नहीं है। आगे चल के आगे वाले साहित्य जैसे पुराणों में या फिर महाभारत में इसका उल्लेख है मगध का। तो मगध का सबसे जो प्राचीनतम जो वंश है वो बृहद्रथ वंश है, और इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, जो कि ये वसुचैद उपरिचर का पुत्र था। बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी जो शासक है वो जरासंध है। जरासंध की डिटेल आप महाभारत में पाते हैं। महाभारत में कृष्ण के आदेश पर भीम ने इसका जरासंध का वध किया था, उसको परास्त करके। ये थोड़ी सी डिटेल उसमें है। बाकी इसके अलावा इसका जो अंतिम शासन था रिपुंजय, इसका जो वध है पुलिक ने, उसका ही मंत्री था पुलिक नामक, उसने किया था। तो इसके बाद जैन और बौद्ध ग्रंथों में जैसे समुद्र विजय और गया नामक और भी शासकों के डिटेल्स हैं थोड़े मोड़े, लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चल के 3 सबसे प्रमुख जो है वंश आगे आते हैं, हर्यंक, शिशुनाग और नंद वंश। इन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त की, और मगध की जो है सबसे उसको साम्राज्य बनाने में इन तीनों का योगदान, तीनों वंशों का बहुत रहा है। तो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। हर्यंक वंश का जो है संस्थापक बिंबिसार। अच्छा, इसके बारे में, हर्यंक वंश के बारे में एक और बात है कि इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसके जो शासक हुए हैं जैसे अजातशत्रु और उदयन, दोनों ने अपने ही पिता का वध करके गद्दी जो है पाई है, मतलब, तो इसलिए इसका पितृहंता है। लेकिन ये भी एक तरह से बहुत उचित नहीं है इसको कह देना, क्योंकि बौद्ध और जैन ग्रंथों में अलग अलग इनकी डिटेल है। जैसे बौद्ध में इसको पितृहंता कहा गया है अजातशत्रु को, लेकिन जैन धर्म में ये कहा गया है कि उसने अपने पिता को बंदी बनाया था और फिर आगे चल के कालांतर में उसकी डेथ होती। तो ये सब है थोड़ी सी डिटेल, लेकिन ये 3 शासक इसमें बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। बिंबिसार की जो नीति है मगध के विस्तार में, सबसे बड़ी उसकी नीति ये रही है कि उसके वैवाहिक संबंध रहे हैं बहुत सारे राज्यों से, और तीन बड़े इसकी तीन इन्होंने शादियां की हैं। तो वो वैवाहिक संबंधों के कारण अलग अलग क्षेत्र, इनको काशी भी एक दहेज में मिला, और फिर उन्होंने वैवाहिक संबंध कोसल से भी किया, और इस तरह से और भी मैत्रिक संबंध भी इनके जैसे रहे हैं। जीवक इनका एक जो उपचारक था, जो डॉक्टर था इनका, जीवक उस टाइम पे उसने अवंती नरेश चंद प्रद्योत को एक बीमारी हो गई थी, जॉन्डिस जिसे आज बोलते हैं, वो उसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने भेजा था। इस तरह से मैत्री और वैवाहिक संबंधों से भी इन्होंने काफ़ी मगध का विस्तार किया। आगे चल के अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पाई, और फिर उसने इसको काफ़ी साम्राज्य को बढ़ाया, और फिर उसके आगे चल के उदयन ने जब अपना गद्दी प्राप्त की, तो उसने मगध का जो है जो राजधानी था वो परिवर्तित कर दिया, और उसको पाटलिपुत्र नई राजधानी बनाई। अभी तक राजगृह थी, अब पाटलिपुत्र एक नवीन राजधानी हो गई। फिर इसके आगे और भी डिटेल्स हैं, हम देखते हैं। उपनाम श्रेणी भी है, जैन साहित्यों में इसे श्रेणिक भी बोला गया है।
ये पहले वंश हर्यंक वंश की स्थापना करता है। ये सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था और वैवाहिक संबंधों और मित्रता के कारण भी इसने काफ़ी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंधों में अगर देखा जाए तो इसके 3 प्रमुख वैवाहिक संबंध थे। चेलना यानी चेटक की बहन जो थी उससे विवाह हुआ। द्वितीय विवाह इसका महाकौशल से हुआ जो प्रसेनजित की बहन थी, कौशल नरेश के, और इसी में इसको काशी जो है दहेज में मिलता है। फिर तीसरा विवाह इसका कुरु क्षेत्र कुरु के समीप मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से होता है। तो और आगे इसमें देखा जाए तो अजात शत्रु इसका पुत्र था जिसने अपने ही पिता यानी बिंबिसार की हत्या करके सत्ता हथियाई, और फिर प्रसेनजित से इसका युद्ध होता है। प्रसेनजित को हराकर ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है और उसकी पुत्री वाजिरा से इसका विवाह होता है अजात शत्रु का। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि ये लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को भी जीतकर मगध में मिला लेता है। इस तरह से इसका साम्राज्य विस्तार काफ़ी हो जाता है काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद। बौद्ध और जैन मतों का ये पोषक था, तो इसकी धार्मिक नीति काफ़ी प्रभावशाली थी। इसने इवन फर्स्ट बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और 4 बौद्ध संगीतियाँ देखने को मिलती हैं हमें, जिसमें पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु ने ही आयोजित की थी। और इसके बाद इसका पुत्र उदयन ने इसकी हत्या करके सत्ता हथियाई थी। इसीलिए इस हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लगभग इन दोनों ही ने अपनी अजात शत्रु और उदयन दोनों ने अपने अपने पिता की हत्या की। अच्छा, उदयन के बाद इसके 3 पुत्र आते हैं। अच्छा, उदयन के बारे में एक और डिटेल है कि ये पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद इसके पुत्र आते हैं और फिर उसके बाद वहाँ की जनता ने वहाँ के एक अमात्य को, शिशुनाग नामक अमात्य को वहाँ का शासक नियुक्त किया और फिर उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन 2 ही शासक की डिटेल आती है, शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग की बात करें तो सबसे बड़ी सफलता शिशुनाग की अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लेना था और अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर ली थी शिशुनाग ने। लेकिन आगे चल के उसका पुत्र जो कालाशोक है उसने पाटलिपुत्र को वापस राजधानी बना लिया था, वैशाली से ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र वापस। अब इसके बाद पाटलिपुत्र कभी भी चेंज नहीं हुआ, हमेशा ही हर शासक में राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है। तो और कालाशोक में एक और ख़ास बात हुई कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति आप अजात शत्रु के टाइम पे देख चुके हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम पे होती है। फिर उसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। महापद्म नंद एक तो महानंदिन थे, उसकी हत्या करके फिर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। इसमें 9 राजा हुए जो 9 ही इसके पुत्र थे। और ये महापद्म नंद की डिटेल देखें तो इसने कलिंग पर विजय पाई थी। कलिंग क्षेत्र जो आप कोरिलेट करें तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो कलिंग कहलाता है। कलिंग की विजय के बाद इसने वहाँ से जैन मूर्ति जो है उठाकर यहाँ अपने क्षेत्र मगध में ले आया था। तो कलिंग पर विजय करने के बाद इसका जो साम्राज्य है काफ़ी बढ़ गया था। पुराणों में इसको एक राट या एक छत्र शासक कहा गया है। व्याकरण के जो आचार्य थे परिणी, वो इनके मित्र थे महापद्म नंद के। तो इस तरह से ये प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था मगध वंश का, मगध क्षेत्र का। और इसके बाद जो नंद वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद, उसकी जो डिटेल है वो अंतिम सम्राट था और उसने इतने ज़्यादा टैक्सेस अपनी जनता पे लगाए कि वो वहाँ से हटा दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की घनानंद को हटाकर।
तो फिर मौर्य वंश के बारे में हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। और इसी काल में जो है विदेशी आक्रमण भी होते हैं, जैसे ईरानी आक्रमण होता है डेरियस प्रथम, और फिर यूनानी आक्रमण जो ग्रीस के अलेक्जेंडर हैं यानी सिकंदर जिन्हें बोलते हैं, उनका आक्रमण होता है। तो इस तरह से दो महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण भी इसी प्राचीन काल में होते हैं। इसके बारे में भी डिटेल, अलेक्जेंडर वाली डिटेल हम मौर्य काल में ही कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।